हेलो बच्चों, वेलकम टू कृष्णा मैथ्स। आज हम लोग 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे पेपर 1 का, दैट इज पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये चैप्टर के लिए तुम्हें 11th स्टैंडर्ड के सारे स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूलेस लगेंगे, जैसे स्लोप का फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ लाइंस का फॉर्मूला, लाइन अगर ओरिजिन से पास करेगा तो इक्वेशन क्या होगा, लाइन अगर ओरिजिन से पास नहीं करेगा तो इक्वेशन क्या होगा, लाइन का जनरल इक्वेशन क्या होता है, अगर जनरल इक्वेशन गिवन है तो स्लोप कैसे निकालेंगे, दो लाइन का स्लोप गिवन है तो उनके बीच में क्या रिलेशन होगा, दोनों लाइन अगर पैरेलल होंगे तो क्या होगा, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होंगे तो क्या होगा, दो लाइन के बीच में कुछ एंगल रहेगा तो क्या होगा। ये सब चीजें पढ़ लेना पहले, हाँ मेरे वीडियो में रहेगा, फर्स्ट वीडियो में सारे बेसिक कंसेप्ट रहेंगे, वो एक बार पढ़ लेना। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन चालू करेंगे। नाम से क्या मालूम पड़ता है, पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन मतलब दो लाइन होंगे, नाम से ही मालूम पड़ता है दो लाइन होंगे। और हमेशा याद रखो वो दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग होंगे। कैसे होंगे? इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग लाइन्स मतलब कहीं ना कहीं पे वो लोग इंटरसेक्ट कर देंगे, जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते रहेंगे वो पॉइंट से दोनों पास करते रहेंगे, तभी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलेंगे। तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा या तो ओरिजिन होगा या अदर देन ओरिजिन होगा। अगर ओरिजिन होगा तो क्या होगा, ओरिजिन नहीं होगा तो क्या होगा। हाँ हम लोग यहाँ पे दो लाइन का इक्वेशन निकालेंगे। क्या करेंगे, दो अलग अलग लाइन का इक्वेशन निकालेंगे और दोनों लाइन को जब मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों लाइन का इक्वेशन को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को जॉइंट इक्वेशन मिलेगा। क्या मिलेगा? जॉइंट इक्वेशन। उसको कंबाइंड इक्वेशन भी बोलते हैं, जॉइंट इक्वेशन और कंबाइंड इक्वेशन। अगर क्वेश्चन में ऐसा देगा फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन, उसके बाद कंडीशन दिया रहेगा, तो जो भी कंडीशन दिया रहेगा वहां से पहले लाइन का इक्वेशन लाने का, लाइन का इक्वेशन लाने का। और जॉइंट इक्वेशन के लिए दोनों लाइन को क्या करने का, मल्टीप्लाई करने का। यहाँ पे पहले 3 थ्योरम है बच्चों, चैप्टर में स्टार्टिंग में कितने थ्योरम? 3। उसमें से जो फर्स्ट थ्योरम है वो बेसिक कंसेप्ट वाला है, सेकंड और थर्ड थ्योरम एग्जाम में आता है। अभी मान लो आप 10 पेपर देखोगे तो 7 पेपर ऐसे होंगे जहाँ पे सेकंड वाला थ्योरम आएगा और बाकी 3 पेपर ऐसे होंगे जहाँ पे थर्ड वाला थ्योरम आएगा। बट थ्योरम आएगा वो गारंटी है, हर पेपर में आएगा। ऐसा कोई कभी ऐसा नहीं गया कि वो दोनों थ्योरम में एक थ्योरम आया नहीं, भले वो चैप्टर से सब नहीं आएगा लेकिन थ्योरम पक्का से आएगा। 3 या 4 मार्क का थ्योरम है। पहला थ्योरम क्या है बताओ? पहला थ्योरम ये है, अगर दो लाइनें और दोनों ओरिजिन से पास करते हैं, दो लाइनें अगर दोनों ओरिजिन से पास करते हैं तो उनका जो जॉइंट इक्वेशन होगा, उनका जो जॉइंट इक्वेशन होगा वो होमोजीनियस होगा। क्या होगा? होमोजीनियस होगा। सेकंड डिग्री होगा। क्या होगा? सेकंड डिग्री होगा और दो वेरिएबल होंगे। तो पहले देखेंगे जॉइंट इक्वेशन क्या होता है दो लाइन का, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि ये होमोजीनियस क्या होता है, सेकंड डिग्री क्या होता है, टू वेरिएबल्स क्या होता है, उसको देखेंगे। अब बताओ दोनों लाइन कहाँ से पास कर रहे हैं? ओरिजिन से। अगर मान लो एक लाइन का स्लोप m1 है और एक लाइन का स्लोप m2 है, तो अगर लाइन ओरिजिन से पास करता है तो लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू mx होता है, y इक्वल टू mx होता है। अभी एक लाइन का स्लोप m1 है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1x हो जाएगा। सेकंड लाइन का स्लोप m2 है तो वो लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, y इक्वल टू m2x होगा। दो लाइन मिल गया, दोनों लाइन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जॉइंट इक्वेशन मिलेगा। समझा क्या क्या करना है? पहले दो लाइन को कंसीडर करना है कि दोनों ओरिजिन से पास करते हैं, एक का स्लोप m1 है और एक का स्लोप m2 है, तो लाइंस के इक्वेशन क्या बनेंगे, y इक्वल टू m1x बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, y इक्वल टू m2x। y को राइट साइड लेके जाएंगे, सो m1x माइनस y इक्वल टू 0 होगा और सेकंड होगा m2x माइनस y इक्वल टू 0 होगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जॉइंट इक्वेशन मिलेगा। समझा सबको? तो व्हाट इज द फर्स्ट थ्योरम इज, देखो थ्योरम 1, थ्योरम 1 क्या बोलता है देखो, द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइंस, द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन is a homogeneous second degree equation in x and y। देखो क्या प्रूफ करना है, जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइन, लाइन का क्या होगा, जॉइंट इक्वेशन, और लाइन कहाँ से पास करेंगे, ओरिजिन से। कौन से टाइप का इक्वेशन आएगा, होमोजेनियस सेकंड डिग्री टू वे, ये वाला बाद में डिस्कस करेंगे। पहले क्या करेंगे, दो इक्वेशन कंसीडर करेंगे, दोनों लाइन कहां से पास करेंगे, ओरिजिन से। तो चलो प्रूफ देखो, लेट दो लाइन है ना, लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ द लाइन्स, लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ द लाइन्स। लाइन्स के स्लोप, एक का स्लोप क्या होगा m1 और एक का स्लोप क्या होगा m2। सिंस लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, सिंस लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि लाइन ओरिजिन से पास करेंगे, देयरफॉर इक्वेशंस ऑफ द लाइन्स आर
इक्वेशंस ऑफ द लाइन्स हैं, लाइन्स के इक्वेशन क्या हो जाएंगे देखो, y इक्वल टू m1x एंड y इक्वल टू m2x, ऐसा होगा। कांस्टेंट टर्म 0 होगा क्योंकि लाइन ओरिजिन से पास करता है। अब ये y को इस साइड ले लो तो कितना हो जाएगा बच्चों, देखो m1x माइनस y इक्वल टू 0 इक्वेशन 1, और ये y को इस साइड ले लो तो कितना हो जाएगा m2x माइनस y इक्वल टू 0 एंड दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। हो गया, दो इक्वेशन अलग अलग मिल गए। हमें ढूंढना क्या है, क्या ढूंढना है तो देखो जॉइंट इक्वेशन, मैंने क्या बोला था, जॉइंट इक्वेशन और कंबाइंड इक्वेशन के लिए जो दोनों इक्वेशन मिले हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। देयरफॉर द जॉइंट इक्वेशन इज गिवन बाय the joint equation is given by कितना का बताओ, m1x minus y, this is the first line ना, multiplied by m2x minus y and this is equal to 0। पहला इक्वेशन क्या है m1x minus y और सेकंड क्या है m2x minus y, मल्टीप्लाई करते पहला हो जाएगा m1x into m2x, तो कितना होगा बच्चों m1 m2 x स्क्वायर, समझा, m1x into m2x, m1 m2x स्क्वायर माइनस m1xy हो गया, m1x into y, m1xy हो गया माइनस m2x into y, so this is minus m2xy माइनस into माइनस प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका m1 m2 x स्क्वायर। इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, माइनस साइन कॉमन है ना, और क्या कॉमन है, एक्स वाई भी कॉमन है, तो माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया, एक्स वाई यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बच गया m1 प्लस m2, समझ आ रहा है बच्चों, प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। सो दिस इज द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइन्स व्हेन द लाइन्स आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये हो गया जॉइंट इक्वेशन जब लाइन ओरिजिन से पास करना है। हमें प्रूफ करना है ये जो जॉइंट इक्वेशन आएगा वो कौन से टाइप का होगा, होमोजेनियस। होमोजेनियस मतलब अभी ऐसा समझ लो रफली, इक्वेशन में जितने भी टर्म्स होंगे, इक्वेशन में जितने भी टर्म्स होंगे सबका कंबाइंड डिग्री सेम होगा, सबका डिग्री क्या होगा, सेम। जैसे यहाँ पे वेरिएबल कौन है आपका, x है ना, उसका पावर क्या है 2। यहाँ पे वेरिएबल क्या है x एंड y, इसका 1 इसका 1, तो कंबाइंड डिग्री फिर से 2, इसका y है और इसका भी पावर 2, तो तीन टर्म में तीनों का डिग्री सेम। अगर जितने टर्म होंगे इक्वेशन में सबका डिग्री सेम हुआ देन क्या बोलेंगे उसको, होमोजेनियस। हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे होमोजेनियस, फिलहाल इतना याद रखो, अगर सारे टर्म का डिग्री इक्वल हुआ तो होमोजेनियस इक्वेशन। और अब सेकंड डिग्री, जितने भी टर्म्स को हम लोगों ने कंसीडर करके होमोजेनियस बोला, सारे का डिग्री क्या है 2 है, तो होमोजेनियस सेकंड डिग्री। एंड हाउ मेनी वेरिएबल्स वी आर यूजिंग 2 वेरिएबल्स x and y, therefore this is a homogeneous second degree equation in 2 variables. Is a homogeneous second degree equation in 2 variables. समझा बच्चों? So this is what the फर्स्ट थ्योरम यहाँ पे खत्म हो। तो इसको ना एक फॉर्मूला जैसा हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर बोलेगा दो लाइन है दोनों ओरिजिन से पास करते हैं, एक लाइन 30 डिग्री बना रहा है और एक लाइन 60 डिग्री बना रहा है, तो जो लाइन 30 डिग्री बनाएगा उसका स्लोप क्या होगा, tan 30 होगा, अरे होगा कि नहीं, tan 30 उसका वैल्यू क्या होगा, tan 30 1/√3। और जो सेकंड लाइन है वो 60 डिग्री बना रहा है तो उसका स्लोप क्या होगा, tan 60 क्या होता है, √3। समझा कि नहीं, एक √3 होगा और एक 1/√3 होगा, तो आपको m1 मिल गया एंड m2 मिल गया। जॉइंट इक्वेशन के लिए फॉर्मूला लिख दो, इसमें m1 m2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। समझा कि नहीं, तो आप क्या करोगे, y = m1x लिखोगे एक लाइन, फिर y = m2x लिखोगे दूसरा लाइन, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे टू गेट द जॉइंट इक्वेशन। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो m1 खाली m2 का वैल्यू निकालो, ये फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर दो, डायरेक्ट आंसर आएगा। और ये फॉर्मूला एग्जाम में, यही फॉर्मूला खाली सम सॉल्व करने के लिए यूज होता है, इसका प्रूफ एग्जाम में नहीं आता। बट याद रखो अगर दो लाइन है, कितने लाइन है, दो लाइन है, दोनों लाइन अगर ओरिजिन से पास करते हैं, एक का स्लोप m1 होता है और एक का स्लोप m2 होता है, सो दिस द फॉर्मूला यू कैन यूज टू फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइंस व्हेन द लाइंस आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। समझ गया? अब इसका जनरल फॉर्म कैसे लिखेंगे, हमेशा तो ये नहीं लिखेंगे ना, ये कोई एक स्पेशल केस हो गया, मतलब एक लाइन का स्लोप m1 होगा और एक लाइन का स्लोप m2 होगा, तो ये ऐसा दिखेगा इक्वेशन। है जनरली कैसे दिखेगा, जनरली ऐसे दिखेगा कि एक में x स्क्वायर रहेगा और एक टर्म में x स्क्वायर रहेगा और एक टर्म में y स्क्वायर रहेगा, ऐसा रहेगा। तो थ्योरम पूछेगा तो यहाँ तक के लिख देंगे, नॉर्मली पूछता नहीं बट पूछेगा तो यहाँ तक लिख देंगे। अब देखो द जनरल होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री,
द जनरल होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इज ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy by स्क्वायर इक्वल टू 0 है ना बच्चों। अब बोलिए सर एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाई स्क्वायर ये तो समझा, इधर भी है और इधर भी है ना। अब ये ए एच बी क्या हो गया, हम लोगों ने m1 इंटू m2 को ए बोल दिया, एक नंबर आएगा, इधर भी एक नंबर बोल दिया। यहाँ पे जो 2h है इसको हम लोगों ने माइनस m1 प्लस m2 बोलते हैं, और ये जो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है इसको हम लोग b बोलते हैं, है कि नहीं। अभी आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे ये जो ए एच बी है और ये m1 m2 और ये जो स्लोप है उनके अंदर गहरा रिलेशन है, वो हम लोग फाइंड भी करेंगे, समझा कि नहीं। तो समझ गया। तो जब भी आगे जाके हम लोग को कोई बोलेगा कि होमोजेनियस इक्वेशन, क्या बोलेगा, होमोजेनियस इक्वेशन, तो समझ जाना हम लोग यही इक्वेशन को कंसीडर करने वाले हैं। आगे जाके अगर तो बोलेगा कोई होमोजेनियस इक्वेशन कैसे दिखता है, या होमोजेनियस इक्वेशन को ये करो वो करो, जो भी होमोजेनियस इक्वेशन बोला मतलब आग बंद करके ये इक्वेशन कंसीडर करने का। कौन सा वाला, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hx स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, समझा इतना। अभी करेंगे थ्योरम 2। हाँ, अभी फर्स्ट थ्योरम में हमने क्या किया, हमने दो लाइन लिया और दोनों लाइन कहाँ से पास कर रहे थे, ओरिजिन से। तो उसका जो इक्वेशन आया वो होमोजेनियस आया, सेकंड डिग्री आया, 2 वेरिएबल्स आए। अभी हम लोग क्या करेंगे, होमोजेनियस इक्वेशन लेंगे, उल्टा करेंगे, थ्योरम 1 का उल्टा। अभी क्या करेंगे, होमोजेनियस इक्वेशन लेंगे और प्रूफ करेंगे कि ये जो होमोजेनियस इक्वेशन है ये कितने लाइन को रिप्रेजेंट करता है, दो लाइन को, और दोनों लाइन कहाँ से पास करते हैं, ओरिजिन से पास करते हैं, समझा। स्टार्ट करें थ्योरम 2। Every homogeneous second degree equation, every homogeneous second degree equation always represents two straight lines passing through origin। एक बार थ्योरम पढ़ लो। क्या लिखा है देखो, एवरी होमोजेनियस सेकंड, मतलब कोई भी होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन लो, वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, दो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, और दोनों कहां से पास करेंगे, ओरिजिन से पास करेंगे। हाँ, तो अभी कंसीडर क्या करना है, एक होमोजेनियस इक्वेशन। अभी मैंने बताया था ना होमोजेनियस इक्वेशन मतलब क्या कंसीडर करना है, अभी ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hx स्क्वायर प्लस बी वाई, है ना। दो केस बना के प्रूफ करें। केस लेट प्रूफ दे, लेट द होमोजेनियस second degree equation B, let the homogeneous second degree equation be ax square plus 2hxy plus by square equal to 0। इसको हमने कंसीडर किया। कौन सा इक्वेशन, होमोजेनियस एंड सेकंड डिग्री इक्वेशन। दो केस बताएंगे, केस 1 एंड केस 2, और दोनों केस में प्रूफ करेंगे ये जो इक्वेशन है ये दो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा और दोनों कहां से पास करेंगे, ओरिजिन से पास करेंगे। ठीक है, अब बताओ ये जो इक्वेशन दिख रहा है आपको, हाँ, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, इसमें अगर केस 1 में हम लोग बोलेंगे 1b इज इक्वल टू 0, 1b इक्वल टू 0, इक्वेशन ए क्या बनेगा, इक्वेशन ए बिकम्स, इक्वेशन ए क्या बनेगा, इक्वेशन ए में अगर मैंने b को 0 कर दिया, b को क्या कर दिया, 0 कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये बनेगा ax स्क्वायर प्लस 2hxy इक्वल टू 0, b तो 0 हो गया था। अब यहाँ से हमें प्रूफ करना है कि अब ये होमोजेनियस है कि नहीं, बताओ एक बार। दो टर्म है, दोनों का डिग्री सेम है, होमोजेनियस है, और डिग्री 2 भी है, और दो वेरिएबल भी दिख रहे हैं एक्स एंड वाई। तो जब b 0 हो गया, even if b equal to 0, the equation still represents a homogeneous second degree equation in two variables। अभी यहाँ से हमको फैक्टराइज करके दो इक्वेशन निकालना, कितने इक्वेशन, दो, और प्रूफ करना है कि ये दोनों स्ट्रेट लाइन होंगे और ओरिजिन से पास करना। दोनों में क्या कॉमन आएगा, तो x कॉमन आएगा, so this will be ax plus 2hy thus is equal to 0, ax plus 2hy is equal to 0, so either x is equal to 0, इधर क्या होगा, x is equal to 0, और ax plus 2hy equal to 0, x equal to 0 होगा या तो। अभी x equal to 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, x is equal to 0 रिप्रेजेंट्स y एक्सिस ना, अरे y एक्सिस का इक्वेशन है ना, x equal to 0 रिप्रेजेंट्स
वाई एक्स एंड ए एक्स प्लस 2hy, ये कौन से फॉर्म में है बताओ? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो लाइन का इक्वेशन होता है। इसमें सी दिख रहा है क्या? सी नहीं दिख रहा है, मतलब लाइन कहाँ से पास करेगा? ओरिजिन से। कोई भी इक्वेशन में अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है, एक्स और वाई ही है, कांस्टेंट टर्म नहीं। इधर भी देखो, अगर जब मैं बोलता हूँ y इक्वल टू mx, इसमें क्या क्या है? x एंड y कांस्टेंट है क्या? नहीं, कांस्टेंट नहीं है, मतलब लाइन ओरिजिन से पास है। इक्वल टू 0 आल्सो रिप्रेजेंट्स स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन। हो गया बच्चा? थ्योरम 1 हो गया। मतलब व्हेन केस b इक्वल टू 0, हमारा केस 1 प्रूफ हो गया। अगर ये जो एक्सप्रेशन दिया है इसमें हम लोग b वाले वैल्यू को 0 करते हैं, b वाले वैल्यू को अगर 0 करते हैं तो ये जो इक्वेशन है ना, ये दो इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है और दोनों लाइन क्या करते हैं? स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं और ओरिजिन से पास करते हैं। समझ गया क्या ना? केस 2, केस 2 देखो बच्चों, केस 2 व्हेन b इज नॉट इक्वल टू 0, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। व्हेन b इज नॉट इक्वल टू 0, अगर b का वैल्यू 0 नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर b का वैल्यू 0 नहीं हुआ तो इक्वेशन को मैं b से डिवाइड कर सकता है ना? अगर 0 हो गया तो डिवीजन बाय 0 नॉट डिफाइंड होता है। अगर 0 हो गया तो 0 से डिवाइड नहीं कर सकता। बट मैंने क्यों नॉट इक्वल टू 0 बोला है? आई कैन डिवाइड दिस इक्वेशन बाय b। तो डिवाइड करो और यहाँ से लिखो, पहले ये टर्म फिर ये टर्म फिर ये टर्म, बस पहले b से डिवाइड करने के बाद। हाँ, डिवाइड इक्वेशन a बाई b, डिवाइड इक्वेशन a को b से डिवाइड करो, है ना? जब b से डिवाइड करोगे ये वाला टर्म क्या हो जाएगा बच्चों? y स्क्वायर हो जाएगा, और होगा y स्क्वायर, b कैंसिल हो जाएगा ना, y स्क्वायर बनेगा। सेकंड टर्म आपका क्या बनेगा बच्चों? 2h बाई b इंटू xy बनेगा ऐसा, 2h बाई b इंटू xy प्लस a बाई b x स्क्वायर, a बाई b x स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये समझा क्या? हाँ, b से डिवाइड हो गया, b से डिवाइड हो गया, ये क्या बन गया? y स्क्वायर। ये क्या बना? 2h बाई b xy। ये क्या बना? a बाई b x। क्लियर है इतना सबको? अब ये कौन से टाइप का इक्वेशन दिख रहा है? यहाँ से आप देखो, पहले इक्वेशन में क्या है? y स्क्वायर, दूसरे इक्वेशन में क्या है? y है, तीसरे इक्वेशन में y स्क्वायर y दोनों नहीं है। समझा? पहले इक्वेशन में क्या है बच्चों? y स्क्वायर, दूसरे इक्वेशन में y, तीसरे इक्वेशन में y स्क्वायर y दो, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y का। किसका क्वाड्रेटिक है? y का। x का क्वाड्रेटिक कैसा होता है बच्चों? यहाँ पे देखो, x का क्वाड्रेटिक आपका होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो पहले x स्क्वायर होता है, फिर x होता है, फिर तो x स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होता है वो a होता है, x का जो कोफिशिएंट है वो b होता है, और जो लास्ट में रहता है वो कांस्टेंट होता है। यहाँ पे अगर इसको मैं y का कोफिशिएंट क्या बोलूं? क्वाड्रेटिक, therefore is a quadratic equation। क्यों? मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y, ये y का क्वाड्रेटिक, तो जो y स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा? तो a होगा ना, देखो a इज इक्वल टू 1, a इक्वल टू कितना हो गया? 1। और ये जो है y का कोफिशिएंट, ये ना y का कोफिशिएंट है, तो वो हो जाएगा b इक्वल टू 2h बाई b इंटू एक्स, एंड जो बच गया वो सब c है, c इक्वल टू a बाई b इंटू एक्स स्क्वायर। समझा बच्चा? समझ में? y का क्वाड्रेटिक मतलब जो y स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो a है, जो y का कोफिशिएंट है, y को छोड़ के बाकी सब कौन कौन बचा? 2h बाई b इंटू एक्स एंड a बाई b इंटू एक्स स्क्वायर हो गया c का वैल्यू। समझा इतना? अब अगर ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x का, तो यहाँ से x लाने का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2। ये टाइप में सीखा था हम लोग ने, याद है? अगर ये x का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x लाने का फॉर्मूला ये है। अगर ये y का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो y का लाने का फॉर्मूला भी यही होगा, बट x के बदले क्या आ जाएगा? y आ जाएगा। देखो y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? माइनस b प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2। अरे होगा ऐसा? सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ, b हो जाएगा आपका माइनस 2h अपॉन b इंटू एक्स, ये भी है ना, प्लस और माइनस b स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर ना, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, h का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर, x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर, b का स्क्वायर हो गया b स्क्वायर, हो गया माइनस 4ac, 4 इंटू a का वैल्यू 1, c का वैल्यू हो गया a बाई b इंटू एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2a, 2 इंटू a का वैल्यू 1। क्लियर है? समझ गया इतना? अब देखो ये वाला समझ गया ना, रब कर दो इसको। अब बताओ बच्चों, जो रूट के अंदर वाला टर्म इसको कैसे सिंपलीफाई करेंगे?
रूट के अंदर वाला टर्म। देखो यहाँ का डिनोमिनेटर क्या है, बी स्क्वायर, यहाँ पे बी, इसको बी स्क्वायर बनाना है मुझे, तो कैसे करूँ, ऊपर नीचे बी से मल्टीप्लाई कर, जैसे बी से मल्टीप्लाई करेगा ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बी, रूट के बाहर आके क्या बनेगा बी, इधर भी बी है, तो ये पूरा का डिनोमिनेटर बी बन जाएगा, कॉमन डिनोमिनेटर। हाँ। अब जब ये बी होगा ये बी स्क्वायर हो गया रहेगा, अब ऊपर क्या कॉमन आएगा 4x स्क्वायर आएगा इधर, और इधर भी 4x स्क्वायर आएगा, और क्योंकि ये बी स्क्वायर हो गया रहेगा बी स्क्वायर भी कॉमन आएगा, तो ऊपर 4x स्क्वायर कॉमन आएगा, नीचे से बी स्क्वायर कॉमन आएगा। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो बी है इसको बी स्क्वायर बनाएंगे, क्या बनाएंगे इसको बी स्क्वायर। चलो उससे क्या लिखो बताओ, -2h डिवाइड बाई बी इंटू एक्स प्लस और माइनस, देखो इधर 4h स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्या क्या मैंने 4h स्क्वायर, अभी इसको b से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये क्या बनेगा 4ab x स्क्वायर बनेगा ऐसा, डिवाइड बाय दोनों का डिनोमिनेटर क्या बनेगा बताओ b स्क्वायर, इसका रूट डिवाइड बाय 2, ठीक है सही जा रहा है, समझा। अभी डिनोमिनेटर से b स्क्वायर है ना, ये रूट से बाहर आके क्या बन जाएगा b, अंदर क्या कॉमन है 4x स्क्वायर रूट के अंदर, तो 4x स्क्वायर रूट के अंदर, रूट के बाहर आके क्या बनेगा 2x बन जाएगा। तो देखो ये कितना हो गया -2h बाई बी इंटू एक्स प्लस और माइनस, देखो 4x स्क्वायर, 4 बाहर निकाला तो 2 हो गया, x स्क्वायर बाहर निकाला तो क्या हो गया x हो गया, समझ आ रहा है क्या सबको। और अंदर क्या बनेगा, रूट के अंदर h स्क्वायर माइनस ए बी बनेगा ऐसा, और ये जो b स्क्वायर था रूट के बाहर आके b बनेगा, और डिनोमिनेटर क्या बनेगा 2 बनेगा, ऊपर का 2 कॉमन आएगा, ये 2 से कैंसिल, ओके समझ आ गया इतना तक। अभी ऊपर और क्या कॉमन है देखो दोनों टर्म में, देखो इधर एक x कॉमन दिख रहा है और इधर एक b कॉमन दिख रहा है, तो डिनोमिनेटर से b न्यूमरेटर से x कॉमन ले लेते हैं, तो y इज इक्वल टू कितना होगा बताओ, y इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से माइनस h प्लस और माइनस क्या होगा -h प्लस और माइनस रूट के अंदर क्या बनेगा h स्क्वायर माइनस ए बी, दोनों का डिनोमिनेटर b मल्टीप्लाई बाई x, समझा, समझ गए इतना। हाँ तो y इक्वल टू कौन से फॉर्म में आ गया mx आ गया, देखो y इक्वल टू m इंटू एक्स ऐसा आ गया, बट हमें कितने, एक ही लाइन आया ना, हमें कितने लाइन चाहिए थे, 2 लाइन चाहिए थे, दिख रहा है क्या 2 लाइन उसके अंदर, एक बार प्लस करोगे और एक बार माइनस करोगे, तो प्लस इक्वल टू, अगर प्लस लिखोगे तो y इक्वल टू m1x आएगा, माइनस करोगे तो m का और एक वैल्यू आएगा, दैट विल बी y इक्वल टू m2, मतलब जो दोनों लाइन आए वो y इक्वल टू m1x एंड y इक्वल टू m2x के फॉर्म में आएगा। देयरफॉर द इक्वेशंस आर इन द फॉर्म ऑफ, देयरफॉर द इक्वेशंस आर इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू कितना m1x एंड y इक्वल टू m2x, है ना। Therefore both represents straight lines through origin, समझा मुझे। चलो अब देखो थ्योरम 3 करेंगे। हाँ अभी तक हमने क्या किया कि होमोजेनियस इक्वेशन लिया, उसमें से 2 लाइन निकाला और दोनों लाइन ओरिजिन से पास करा, तो ये प्रूफ किया। हाँ अभी अगर 2 लाइन है, होमोजेनियस इक्वेशन है, तो हमें पता है कि उसके अंदर 2 लाइन, किसके अंदर है 2 लाइन, और दोनों का 2 स्लोप भी है। अभी देखा ना थ्योरम 2 में दोनों का 2 स्लोप भी, प्लस करेगा तो एक स्लोप आता है, माइनस वाला वाली लेंगे तो दूसरा स्लोप आता है। अगर ये दोनों लाइन के बीच में एंगल थीटा होगा, एंगल क्या होगा थीटा होगा, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होगा। हाँ तो होमोजेनियस इक्वेशन के अंदर अगर 2 लाइन दिए होंगे, वो दोनों लाइन के बीच में एंगल लाने का फॉर्मूला, दैट इज थ्योरम 3। The acute angle between the lines represented by the acute angle between the lines represented by the equation ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 is given by, यही प्रूफ करना है, given by tan theta equal to 2 into square root of h square minus ab divided by a plus
समझा बच्चों? क्या प्रूफ करेंगे? tan थीटा इक्वल टू 2 इंटू रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। अगर दो लाइन, एक L1 है और एक L2, दोनों के बीच में एंगल अगर थीटा है, तो tan थीटा का फॉर्मूला ये होगा। चलो प्रूफ करेंगे। अब देखो तो थ्योरम 2 इधर यूज करना पड़ेगा हम लोग। क्या लिखेंगे? गिवन होमोजेनियस इक्वेशन है given homogeneous equation is ax square plus 2hxy plus by square equal to 0। ये homogeneous equation है। इसको कौन से फॉर्म में लिखेंगे? can also be written as इसको कौन से फॉर्म? अभी थ्योरम 2 में देखा हमने, y is equal to minus h plus or minus square root of h square minus ab upon b multiplied by x। ये फॉर्म में लिखते थे, है कि नहीं? तो यहाँ से therefore slopes क्या हो जाएंगे बताओ? m1 इक्वल टू, ये देखो y इक्वल टू m इंटू एक्स ना, तो ये आपका m है, बट ये प्लस और माइनस है, तो m1 के लिए प्लस लेंगे, माइनस h प्लस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई बी, एंड m2 इक्वल टू माइनस h माइनस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। हो गया? एक हो गया m1 और एक हो गया m2। समझा इतना था? अभी tan थीटा देखो, tan थीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, एंगल बिटवीन द लाइंस का। अगर एक लाइन का स्लोप m1 होगा और एक लाइन का स्लोप m2 होगा, तो tan थीटा लाने का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला टू गेट द एंगल बिटवीन द लाइंस? 11th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला, एंगल बिटवीन द लाइंस। अगर दो लाइन में से एक लाइन का स्लोप m1 है और एक लाइन का स्लोप m2 है, दोनों के बीच में एंगल अगर थीटा है, तो tan थीटा वाला फॉर्मूला क्या है? m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। tan थीटा इक्वल क्या फॉर्मूला? m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। तो therefore tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। कितना होगा? tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। तो दोस्तों देखो अभी क्या करेंगे, पहले तो m1 ये फॉर्मूला है ना, इसको इक्वेशन 1 बना के रखेंगे, और इसके लिए क्या क्या चाहिए हमें? m1 माइनस m2 चाहिए, और क्या चाहिए? m1 इंटू m2, वो दोनों से फाइंड करेंगे, फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे। therefore m1 माइनस m2 इक्वल m1 कितना है? माइनस h प्लस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई बी, दिस इज m1, माइनस m2 इज माइनस h माइनस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई बी। समझा बच्चों? अब इसको अंदर ले लो, माइनस h प्लस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस h, माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई कॉमन डिनोमिनेटर बी। तो प्लस h माइनस h कैंसिल हो गया, रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी एंड रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई बी। ये हो गया m1 माइनस m2। therefore m1 इंटू m2 कितना होगा? m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस h प्लस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई बी, दिस इज m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस h माइनस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई बी। हो गया? एक m1 और एक m2। नाउ अभी इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? देखो इसको a बोल दो और इसको b बोल दो, तो ये भी a और वो भी b, तो ये हो गया a प्लस b इंटू a माइनस b, a प्लस b इंटू a माइनस b, विच इज a स्क्वायर मतलब माइनस h का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब h स्क्वायर माइनस a b द होल स्क्वायर डिवाइड बाय b इंटू b विल बी इक्वल टू b स्क्वायर, माइनस h का स्क्वायर कितना हो जाएगा? h स्क्वायर ना, माइनस ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा? देखो एच स्क्वायर माइनस ए बी बनेगा डिवाइड बाई बी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर कैंसिल होगा, माइनस को अंदर ले लोगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस ए इंटू बी हो जाएगा, ए बी डिवाइड बाई बी स्क्वायर, बी बी कैंसिल हो गया, तो ए बाई। समझ गया? तो m1 माइनस m2 मिल गया, m1 m2 मिल गया दोनों, है ना? नाउ यूजिंग m1 माइनस m2 एंड m1 इंटू m2 इन इक्वेशन 1, तो कितना हो जाएगा बताओ इधर? tan थीटा इक्वल टू ऊपर क्या है? m1 माइनस m2 है, और वो क्या है? 2 रूट ऑफ
एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई बी अपॉन 1 प्लस m1 m2 दैट इज a बाई समझा इतना ना? हाँ। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर हो जाएगा 2 इंटू रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई बी एंड डिनोमिनेटर में बी प्लस ए, इसको ए प्लस बी लिख सकते हैं डिवाइड बाई बी, तो बी भी कैंसिल हो गया तो आ गया tan थीटा का वैल्यू। यही चाहिए था ना, tan थीटा इक्वल टू 2 इंटू रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई ए प्लस, समझा इतना था? तो इसमें दो फॉर्मूला याद देखो, पहला फॉर्मूला क्या हुआ m1 माइनस m2 इज 2 टाइम्स रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी बाई बी, m1 इंटू m2 इक्वल a बाई बी, दोनों फॉर्मूला है और tan थीटा में सब्स्टिट्यूट, समझ गया? समझा सबको ये वाला? ये इजी है बट ये भी आता है एग्जाम। ये इजी मतलब ये लाइन खाली आपको याद करना है, थ्योरम 2 का जो लास्ट लाइन हम लोग डिराइव करके निकाले वो याद कर लोगे तो इधर सब्स्टिट्यूट कर, ठीक है? स्टैंडर्ड इसके देखो, अगर होमोजेनियस इक्वेशन है द स्लोप obtained from homogeneous equation are क्या क्या होगा बताओ, ये सब याद करने होता है। m1 इक्वल टू माइनस एच प्लस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई ये m1, m2 इक्वल टू माइनस एच माइनस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई m1 m2 हो गया। नाउ सम ऑफ द स्लोप, सम ऑफ द स्लोप, सम ऑफ द स्लोप क्या हो जाएगा बताओ, m1 प्लस m2 इक्वल टू ऐड कर देंगे दोनों को, दोनों को ऐड करो तो ये प्लस वाला ये माइनस वाला ये दोनों तो कैंसिल हो गए, माइनस एच कितना हो गया माइनस 2h बाई बी हो गया m1 प्लस m2। डिफरेंस ऑफ द स्लोप, ये तो हमने डिराइव किया था देखो, डिफरेंस ऑफ द स्लोप, डिफरेंस ऑफ द स्लोप m1 माइनस m2 इक्वल टू 2 इंटू रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई बी। थर्ड वाला क्या था प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स, ये तीन फॉर्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ये सम्स में यूज होता है। प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स इज m1 इंटू m2 ना, और वो कितना था बच्चों a अपॉन b, तो तीन फॉर्मूला आ गया जो हम तो ये भी याद करना है, ये दोनों भी याद करना है। तो m1 m2 क्या होगा, m1 का वैल्यू अगर एक स्लोप के बारे में पूछा रहेगा तो ये वाला होता है माइनस एच प्लस रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी और माइनस एच माइनस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस, दीज आर द स्लोप्स। सम ऑफ द स्लोप क्या होगा माइनस 2h बाई बी, डिफरेंस ऑफ द स्लोप क्या होगा 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी बाई बी, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप क्या होगा a बाई बी, समझा इतना? अब देखो अब tan थीटा का फॉर्मूला हमने निकाला 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर होंगे तो क्या होगा और दोनों लाइन पैरेलल होंगे तो क्या होगा? इफ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर, देखो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, लाइन्स परपेंडिकुलर हो गया तो सिंस tan थीटा का फॉर्मूला क्या था बच्चों, tan थीटा इक्वल अभी हमने डिराइव किया था ना 2 इंटू रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई बी, ये था ना tan थीटा बाई ए प्लस बी, सर ए प्लस बी, ये था tan थीटा। ना लाइन्स अगर परपेंडिकुलर होंगे तो थीटा को क्या प्रूफ करेंगे, थीटा को पुट करेंगे 90 है ना, तो tan 90 इक्वल टू 2 इंटू रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी, हो गया tan 90 का हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, sin 90 डिवाइड बाई cos 90, sin 90 का वैल्यू 1 और cos 90 का वैल्यू 0 इक्वल टू 2 इंटू रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई ए प्लस होगा ऐसा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो a प्लस बी इंटू 1, a प्लस बी इंटू 1 कितना हो गया a प्लस बी 0 इंटू दिस विल बी इक्वल टू 0, तो दिस इज द कंडीशन व्हेन द लाइन्स आर परपेंडिकुलर, है ना? तो मतलब होमोजेनियस इक्वेशन के अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होंगे तो एंगल क्या होगा 90 होगा एंड कंडीशन क्या होगा a प्लस बी इक्वल टू। अब देखेंगे अगर दो लाइन पैरेलल होंगे या कोइंसिडेंट होंगे, क्या होंगे पैरेलल और कोइंसिडेंट, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तब भी क्या कंडीशन आएगा, if the lines are parallel or coincident, अगर लाइंस क्या होंगे बच्चों पैरेलल होंगे या
कोइंसिडेंट होंगे, देखो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा, है ना। तो tan थीटा जो है, थीटा को 0 लिख देंगे, tan 0 इक्वल टू, है ना, 2 इंटू रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी। और tan 0 का वैल्यू क्या होता है, उससे 0 होता है ना। डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता, क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, इक्वल टू 2 इंटू रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी इंटू 0 कितना होगा, 0, इस साइड 0 हो गया, 2 को इधर लाओ, कितना हो गया, 0, 2 डिवाइड बाई 2 होगा ना, ऊपर 0 है ना, 0/2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक साइड बचा सिर्फ एच स्क्वायर माइनस ए, कितना ही बचा ना, तो ये मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, ये डिवाइड होकर 0 हो गया, दिस इज इक्वल टू 0। दोनों साइड अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0। अगर ए बी को राइट साइड ले लेंगे तो एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। दिस इज द कंडीशन व्हेन द लाइन्स आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। लाइन्स अगर पैरेलल या कोइंसिडेंट होंगे तो कंडीशन क्या होगा, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। परपेंडिकुलर होंगे तो कंडीशन क्या होगा, ए प्लस बी इक्वल टू 0। ये सब याद रखना, क्या क्या याद रखना, व्हाट इज m1, what is m2, what is the formula to get sum of the slope, m1 plus m2, m1 minus m2, m1 into m2। लाइन से परपेंडिकुलर होंगे तो कंडीशन क्या होगा, पैरेलल या कोइंसिडेंट होंगे तो कंडीशन क्या होगा, समझ गया ना। नेचर ऑफ द लाइन, नेक्स्ट देखो, जो लाइंस आएंगे उनके नेचर क्या होगा। देखो नेचर ऑफ द लाइंस के लिए y क्या मिला था, देखो माइनस एच प्लस माइनस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स, ऐसा मिला था क्या बच्चों, ऐसा मिला था। अब बताओ, अगर जो रूट के अंदर वाली चीज, रूट के अंदर क्या है, देखो ये सब का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये तो रियल नंबर है, ये रियल नंबर, ये रूट के अंदर वाली चीज देखो, रूट के अंदर कोई अगर वैल्यू है तो अगर पॉजिटिव होगा, क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, तो रूट के बाहर दो वैल्यू निकलेंगे, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। अगर वो 0 हो गया, अगर वो 0 हो गया तो यहाँ से आगे वाला पूरा 0 हो गया, तो y इक्वल टू mx हो जाएगा, और दोनों लाइन का स्लोप क्या होगा, सेम होगा, होगा कि नहीं सेम, क्योंकि ये वाला तो 0 हो गया, प्लस माइनस का कुछ है ही नहीं, 0 हो गया। अगर इसके अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव होगी तो नो रियल वैल्यू, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू तो इमेजिनरी होता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े तो इमेजिनरी होगा। तो अगर रूट के अंदर वाला वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, दो अलग अलग लाइन आएंगे, डिस्टिंक्ट लाइन, इक्वल टू 0 हो गया, दो सेम लाइन आएंगे, क्योंकि दोनों का स्लोप क्या होगा, सेम होगा। अगर उसके अंदर का वैल्यू नेगेटिव हो गया तो रियल लाइन नहीं आएंगे, इमेजिनरी। तो पहला केस 1 किस पे डिपेंड करेगा, रूट के अंदर की वैल्यू, रूट के अंदर की वैल्यू क्या है, एच स्क्वायर माइनस ए बी, अगर वो ग्रेटर देन 0 हुआ, अगर वो ग्रेटर देन 0 हुआ, लाइन्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट, लाइन्स क्या हो जाएंगे, तो रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट। केस 2, इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0, अगर वो 0 हो गया तो लाइन्स आर कोइंसिडेंट, एक ही लाइन दो बार आएगा, देयरफॉर लाइन्स आर कोइंसिडेंट। अगर केस 3, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 आएगा, अगर रूट के अंदर का वैल्यू ये अगर लेस देन 0 आया तो रूट के अंदर इमेजिनरी वैल्यू आएगा, तो नो रियल लाइन है, देयरफॉर नो real line possible। समझ में आया? So this much is the theory when the lines are passing through origin। अभी तक हम लोग जितना भी बात किया होमोजेनियस इक्वेशन का, उनके बीच में एंगल, उनका स्लोप, उनका सम, उनका डिफरेंस, उनका प्रोडक्ट, है ना। अगर दोनों लाइन के बीच में 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, दोनों लाइन पैरेलल या कोइंसिडेंट होगा तो क्या होगा, ये सारा फॉर्मूला जो हमने देखे, दिस इज व्हेन द लाइंस आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। अभी देखेंगे जब लाइंस ओरिजिन से पास नहीं करेगा तब जॉइंट इक्वेशन क्या होगा, उसके फॉर्मूले क्या होंगे, समझा सबको। चलो, और जितने डब्बे मार के रखे हैं ना, सारे डब्बे याद रखने का। अब देखो ये याद रखने का कंडीशन है, ये सारे कंडीशन याद रखने का। अगर ये हुआ तो ऐसा होगा, है ना, ये हुआ तो क्या होगा, ऐसा होगा, ये हुआ तो ऐसा होगा, है कि नहीं। ये दो मार्क्स में आते हैं, नेचर ऑफ द लाइंस, राइट द नेचर ऑफ द लाइंस। तो क्या करने का, ए बी एच निकाल लेने का, क्या क्या, ए बी एच चेक करने का, एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 से बड़ा है क्या, अगर बड़ा है तो लाइंस क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर इक्वल टू 0 है, लाइंस आर कोइंसिडेंट, लेस देन 0 है तो लाइंस आर इमेजिनरी, और नो रियल लाइन पॉसिबल। समझा ना था? When the lines are not passing through origin,
लाइन से ओरिजिन से पास नहीं करेंगे, जब ओरिजिन से पास कर रहा था तब उसका जॉइंट इक्वेशन क्या हो रहा था, होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन हो रहा था। अब अगर लाइन से ओरिजिन से पास नहीं करेंगे तो वो जॉइंट इक्वेशन क्या होगा? When the lines are not passing through origin, when the lines are Not passing through origin. not passing through origin, not passing through origin, their joint equation, their joint equation is in the form of a, देखो पहले होमोजेनियस आ रहा था, अभी नॉन होमोजेनियस आएगा, इज इन द फॉर्म ऑफ ए नॉन होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन in x and y. It in the form of a non-homogeneous second degree equation. कौन से फॉर्म में आएगा? होमोजेनियस नहीं होगा और सेकंड डिग्री होगा। कौन से फॉर्म में? x और y के फॉर्म। That is of the form, देखो कौन से फॉर्म पहले आ रहा था, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, पहले ऐसा आ रहा था। अब क्या आएगा इसमें कुछ और, ये तो होमोजेनियस होना था ना, नॉन होमोजेनियस मतलब इसमें और दो तीन ऐड हो जाएंगे, 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसको हम लोग बोलते हैं नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? यहाँ तक हम लोग को याद था। अब एक x वाला टर्म आएगा, एक y वाला टर्म आएगा और एक कांस्टेंट टर्म आएगा। अब ये जो नॉन होमोजेनियस इक्वेशन ना, ये हर एक कर्व को रिप्रेजेंट करता है, जितने कर्व आपको पता है। हाँ? पहला कर्व देखो, ये पेयर्स ऑफ लाइंस हो सकता है, पेयर्स ऑफ लाइंस ये हो सकता है, ये सर्कल हो सकता है, ये पैराबोला हो सकता है, यही इक्वेशन है। ये एक ही इक्वेशन सबको रिप्रेजेंट कर सकता है। पैराबोला हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है ना? और हाइपरबोला का और एक टाइप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये सब हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है, बट डिपेंड करेगा कंडीशन क्या सेटिस्फाई कर रहा है। अभी कौन सा पढ़ना है? Pairs of Pairs of lines. straight line। ये सब हम लोग 11th में पढ़े थे। अभी will represent pairs of lines, will represent pairs of lines, pairs of lines को रिप्रेजेंट करेगा if ये वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। याद रखो, a b c प्लस 2fgh माइनस a इंटू एफ का स्क्वायर b इंटू जी का स्क्वायर c इंटू h का स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या होगा बताओ? a b c प्लस 2 टाइम्स एफ जी एच माइनस a इंटू एफ का स्क्वायर माइनस b इंटू जी का स्क्वायर माइनस c इंटू h का स्क्वायर इक्वल टू 0। ऐसा याद रहेगा ना? दो टर्म में याद रखो, a b c प्लस 2 f g h, ये याद हो गया। फिर इसका पहला इसका पहले का स्क्वायर, इसका पहला क्या है? a, इसका पहला f, a इंटू एफ का स्क्वायर, इसका दूसरा इसके दूसरे का स्क्वायर, b जी स्क्वायर, इसका तीसरा इसके तीसरे का स्क्वायर, सी एच स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको और एक तरीके से याद रख सकते हैं डिटरमिनेंट के फॉर्म में। हाँ, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, डायगोनल में ए बी सी लिख लिया तो यहाँ से देखो एफ जी एच, समझा? ए बी सी, फिर यहाँ से एफ जी एच लिखो, या तो यहाँ से लिखो एफ जी एच इज इक्वल टू 0। ऐसे याद रखो या तो ऐसे याद रखो। हाँ, अगर इसको ओपन करोगे तो यही आएगा, तो बेटर है यही याद रखो। क्योंकि इसको लिखोगे फिर इसको ओपन करोगे इधर ही आओगे ना, तो एक स्टेप क्यों एक्स्ट्रा लिखना है। बट ऐसे याद रख सकते हो। अगर ये याद नहीं रहता, ये बड़ा वाला फॉर्मूला याद नहीं रहता, तो ऐसे याद रख सकते हो। और एक तरीका याद रखना है, देखो ए के लिए लिखो ऑल, ए के लिए क्या लिखो? ऑल। एच के लिए लिखो ऑड, हाँ, जी के लिए लिखो गर्ल्स। याद रहेगा ना ये? एच के लिए लिखो हैव, हाँ, बी के लिए लिखो बॉय, एफ के लिए लिखो फ्रेंड्स। सिनेमा तो इसको ऐसे याद रखो। बच्चों को ये तो जब इन बोले याद रहता है, वो दोनों थोड़ा एफर्ट लगा। फ्रेंड्स में एच डाला लास्ट में।
मतलब ये बोलता है मैं किसी के साथ भी जा सकता है। Nice, सर बराबर अब याद रहे। हाँ, वो बोलते हैं ना कबाब में हड्डी टाइप बोलते हैं ना, ये तो हड्डी नहीं हड्डा बनेगा। तो हो गया। अभी ऐसे याद रखो। तो मतलब जो इक्वेशन दिया रहेगा, अगर बोलेगा भाई ये इक्वेशन पेयर्स ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब इसमें ए बी सी सबका वैल्यू निकालो। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा 8, एक्स वाई का कोएफिशिएंट क्या होगा 2h, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो जाएगा b, एक्स का कोएफिशिएंट होगा 2g, वाई का कोएफिशिएंट होगा 2f, ऐसा ये सब a b c अब जीएस निकालो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो। अगर वो 0 आया तो पेयर्स ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, 0 नहीं आया तो पेयर्स ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो बोलेगा चेक करो और एक बोलेगा ये इक्वेशन दिया रहेगा उसमें किधर तो k रहेगा, लैम्डा रहेगा, कुछ तो रहेगा, बोलेगा ये इक्वेशन पेयर्स ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करता है, फिर k ढूंढो या लैम्डा ढूंढो। अब देखो ये मैंने बताया कि ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रही, और टॉपिक के स्टार्ट में मैंने बताया था दो लाइन पेयर्स ऑफ लाइन के अंदर इंटरसेक्टिंग लाइंस होते हैं। कैसे होते हैं? इंटरसेक्टिंग। अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है और ओरिजिन से पास नहीं करे तो कोई ना कोई पॉइंट से तो पास करता रहेगा, है ना? तो वो जो पॉइंट होगा वो दोनों पॉइंट का होगा, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं उसको? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का फॉर्मूला देखो, HF माइनस BG डिवाइड बाय AB माइनस H स्क्वायर एंड GH माइनस AF डिवाइड बाय AB माइनस H स्क्वायर। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, समझ गया? तो these are the formulas when the lines are not passing through origin। और जो पहले करा है वो सब फॉर्मूले जब लाइंस कहाँ से पास करेंगे? ओरिजिन से पास। समझ आया सबको?